नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खूबसूरत श्रृंखला जिसका नाम है कायदा कानून में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कानून के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में, पहलुओं के बारे में, और आपको लीगल लिटरेसी के बारे में जागरूक करते हैं ताकि आप सक्षम बन सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में कानून से जुड़ी कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो उसका हल आप खुद निकाल सकें। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष जब कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है। तो इन तमाम बातों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह प्रोफेसर डॉक्टर तरुण अरोड़ा जी। आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद तेजेंद्र जी। डॉक्टर साहब, इस इंटरेस्टिंग सीरीज में हम अलग अलग पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष जब कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज करवाता है तो क्या वो ये खुद कर सकता है या इसके लिए उसे किसी कानूनी सलाहकार या यूं कह लीजिए किसी वकील की जरूरत होती है? जी तेजेंद्र जी, बड़ा ही आपका वाजिब प्रश्न है। जहाँ तक विधिक साक्षरता का संबंध है तो सबसे पहले तो हमें यह बात समझनी होगी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, चाहे वह 1986 वाला है या 2019 का है, इन दोनों अधिनियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना है। और अब इस बात को समझकर हमें यह ध्यान में रखना है कि यदि उपभोक्ता साक्षर है, कहने से भाव कि वो पढ़ा लिखा है, वह इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, जिसके आगे भी उसकी वाद वैल्यू के आधार पर जो उसने शिकायत दर्ज करवानी है, अगर उपभोक्ता आत्मविश्वस्त है कि वह अपनी बात को आयोग के सामने, आयोग के सदस्यों के सामने उचित तरीके से रख सकता है, तो वह स्वयं भी अपना पक्ष रख सकता है। और यदि उपभोक्ता चाहे तो वह कानूनी विशेषज्ञ यानी कि एडवोकेट की सेवाएं भी ले सकता है। और इसके अलावा जब कंज्यूमर और कंप्लेनेंट शब्द की जो परिभाषा हमने देखी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, यानी कि उपभोक्ता व शिकायतकर्ता, तो यह बात ध्यान रखने लायक है कि उपभोक्ता स्वयं या फिर दो या दो से ज्यादा उपभोक्ता हैं और उन्होंने एक ही विक्रेता से वस्तु का क्रय किया है, वस्तु खरीदी है, और उस वस्तु में दोष पाया जाता है, या एक ही सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर से वह सेवा प्राप्त की है और उस सेवा में कमी पाई जाती है, तो ऐसी दशा में वो दो या दो से अधिक उपभोक्ता जो भी हैं सामूहिक रूप से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उनके बिहाफ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा आपने समाज में देखा होगा कि कुछ बड़े शहरों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, उनके माध्यम से भी वह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आगे की ओर चलें तो यदि कंज्यूमर की मान लीजिए कि उस वस्तु की वजह से मृत्यु हो जाती है या अचानक वाद के शिकायत के चलने के दौरान उसका निधन हो जाता है, तो ऐसी दशा में उसके जो विधिक प्रतिनिधि यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वह भी उस कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं, चाहे वह शुरू हुई है या उसको शुरू किया जाना है अभी। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, आज ऑनलाइन परचेजिंग का युग है, छोटा बच्चा भी उपभोक्ता है, वह भी कई बार अपने माता पिता के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से परचेज करता है। तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे के माता पिता भी या उसका जो लीगल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन के अलावा लीगल गार्जियन भी उसके बिहाफ पर खुद भी अपना पक्ष
डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आगे रख सकते हैं या वो एडवोकेट के माध्यम से भी अपना पक्ष डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आगे रख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है। कंज्यूमर के राइट्स की अगर हम बात करें तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से वो अपनी बात रख सकें, उस तरह की व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आमतौर पर देखा जाता है कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 3 मेंबर होते हैं। जी बिल्कुल। ये बताइए कि कई बार अगर एक मेंबर उपस्थित नहीं है या 2 मेंबर नहीं हैं, तो क्या इस स्थिति में कार्रवाई पूरी तरह से अच्छी तरह से चल पाती है? देखिए, इस संबंध में कोरम का नियम है, यानी गणपूर्ति की जो न्यूनतम उपस्थिति है वो अनिवार्य है। यह जरूरी नहीं कि हर कार्यवाही में उसके संचालन के लिए तीनों ही सदस्य उपस्थित हों। कई बार हो सकता है कि इनमें से कोई एक सदस्य उपस्थित नहीं है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके प्रेसिडेंट और दूसरा जो सदस्य हैं, उसके जो दूसरे मेंबर हैं, वो इस कार्यवाही का संचालन कर सकते हैं। उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया गया है कि वो कार्यवाही का संचालन सुचारू रूप से करें। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो डॉक्टर साहब, एक बात हम आमतौर पर देखते हैं कि आम अदालतें होती हैं और उनमें एक ही अधिकारी डायस पर बैठता है। जी जी। तो इसमें क्या ये अनिवार्य है कि जो आयोग है इसमें 3 व्यक्तियों का होना जरूरी है, 3 अधिकारियों को होना जरूरी है? जी बिल्कुल, क्योंकि यह एक आयोग है, वो अदालत है। अदालत में जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिजाइड ओवर करेगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में एक जज करेगा। और दूसरी बात जो समझने लायक है, हमने आपके पहले प्रश्न के उत्तर में इस बात का उल्लेख किया कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इस अधिनियम का उद्देश्य जो जन सामान्य, आम जनता, आम लोग, चूंकि वह कानून की तकनीकियों, कानून की प्रक्रिया से वाकिफ नहीं होते, तो जो एक्ट का उद्देश्य है वह उनके हितों का संरक्षण करना है। आप कह लीजिए कि यह एक हितप्रद कानून है, यानी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, जो कि कंज्यूमर या कंज्यूमर्स की एक क्लास के इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। अब बात आती है कि यह 3 जो सदस्य हैं वो क्यों हैं। देखिए, एक जो उसके पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिजाइड ओवर करते हैं, वह तो हैं कानून के विषय से, विधि के विशेषज्ञ हैं, और वो जज या तो सेशन जज के इक्विवेलेंट उनका रुतबा होना चाहिए, या वो हैं या रह चुके हैं। तो एक तो वो हो गए जो कि उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी रखते हैं, उस विषय का अनुभव रखते हैं। जबकि जो 2 अन्य सदस्य हैं, उनमें से एक अक्सर औरत, महिला सदस्य होते हैं और दूसरे जो हैं वो पुरुष सदस्य होते हैं। इसका मकसद जो है एक संयोजन बनाना है, एक तालमेल बनाना है कि हो सकता है कि जो एक आम उपभोक्ता है वह काले कोट को देख के या जज साहबान को देख के, एक जो न्यायालय की गरिमा है उसको देख के वो संकोच करे या उसके मन में भय की भावना हो, तो इसलिए जो 2 अन्य सदस्य बिठाए जाते हैं वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वह वित्त हो, कानून हो, लोक प्रशासन हो, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, और या अर्थशास्त्र हो, या वित्त व्यवस्था हो, या प्रबंधन हो, या हेल्थ यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हो, या मेडिसिन के क्षेत्र में उनको विशेष अनुभव हो, और यह अनुभव 15 वर्ष का होना चाहिए। तो ऐसे जो सूझबूझ वाले व्यक्ति जो उपभोक्ता को एक कंफर्ट जोन में, एक आराम क्षेत्र में ले आएंगे, और वह उनकी बिना तकनीकी जटिलताओं का पूर्णता के भी उनकी बात को समझ सकें और न्याय प्रक्रिया को उपभोक्ताओं के हक में सरल, सुगम व सुविधाजनक बनाया जा सके, क्योंकि यह जो मंच है यह उपभोक्ताओं के लिए है, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए है, उनके लाभ के लिए है। इसलिए एक कानून विशेषज्ञ के अतिरिक्त जो 2
अन्य सदस्य बिठाए गए हैं वो उनकी बात को समझ सकते हैं और उपभोक्ता जो कंज्यूमर है इससे कंफर्ट जोन में फील करता है। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, अगर आपके पास कानूनी जानकारी है, तो ये एक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी सुविधा के लिए हर तरह का एक प्रबंध, एक सुविधा दी जाती है ताकि आप अपनी बात को अच्छी तरह से रख पाएं, आपको न्याय मिले और फिर आप आगे जिंदगी में बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा अगला सवाल जो हमारे जहन में, ऑडियंस के जहन में भी पैदा हो रहा होगा, वो ये कि एक तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है और एक आम अदालतें होती हैं, इनमें क्या फर्क है? क्या इनकी शक्तियों में किसी तरह का फर्क है? जी, इनका अगर बेसिकली देखा जाए तो इनका जो रुतबा है समाज में, इनका प्रास्थिति यानी जिसको हम स्टेटस भी कह लेते हैं, वह बराबर है। परंतु चूंकि आम अदालतों में जो लंबित मामलों की संख्या है, जिसको हम पेंडिंग मैटर्स भी कहते हैं, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा थी, तो एक कोशिश की गई है इस कानून के माध्यम से कि उपभोक्ताओं को सस्ता, सरल, सुविधाजनक एवं सही समय पर न्याय उपलब्ध करवाया जा सके और इनकी जो कार्यवाही है, प्रक्रिया है, वह उपभोक्ताओं के हित में हो। तो इसलिए अगर तो शक्तियों की बात है तो शक्तियां इनकी क्षेत्राधिकार के संबंध में अलग अलग हैं। जब स्टेटस की बात है कि उनके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश को पालन कैसे करवाना है, तो इनकी शक्तियां समान हैं। जी सर। डॉक्टर साहब, हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं और एक तरफ हमारे पास जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग हैं। तो क्या अगर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो आयोग में ही जाए या वो इन क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट्स में भी जा सकता है? देखिए, इस संबंध में दो बातें हैं। एक तो बतौर उपभोक्ता जब उसने किसी वस्तु को क्रय किया है या सेवा को मूल्य के बदले प्राप्त किया है, तो उससे उसकी जान माल का या ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिससे कि वह सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में भी कोई मुकदमा दर्ज हो सकता है। जी। और दूसरा यह है कि सामान्य अवस्था में, इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, अगर उसको एक वस्तु खरीदने पर या सेवा प्राप्त करने पर जो मूल्य के बदले उसने सेवा प्राप्त करी उसमें कोई कमी पाता है, तो ऐसी दशा में उसको सिर्फ और सिर्फ जो कंज्यूमर कोर्ट में है वहीं जाना होगा, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन कहते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स के परव्यू से कंज्यूमर्स के मैटर्स को बाहर रख दिया गया है, क्योंकि इस एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करना है, स्पीडी जस्टिस देना है। राइट सर। डॉक्टर साहब, एक कंज्यूमर जब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करवा देता है, तो यकीनन उसे एक भरोसा होता है कि मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है और अब इसका मुझे न्याय मिलेगा, मुझे जो मैंने चाहिए था वो मुझे मिलेगा। इस दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे शिकायत गुजरती है, कौन कौन से चरण होते हैं? देखिए, यह जो एक्ट है यह बड़ा ही एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है जी। इसके लिए हमें सरकार की जो दूरंदेशी है, दूरदृष्टि है, उसकी तारीफ करनी होगी। जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है वो अब पहले से ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है। जो 1986 का एक्ट था तब आम अदालतों में जो लंबित मामलों की संख्या थी वो कम थी। जैसे ही हम इस 21वीं सदी में प्रवेश हुए तो अदालतों में जो पेंडेंसी ऑफ वर्क है, पेंडिंग केसेस की संख्या है, उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पर जब हम डिस्कस करते हैं तो अभी इस नई सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में न्याय प्रक्रिया को सुगम व सरल बनाने के लिए कुछ कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं कि अगर कोशिश की जाए कि न्यायालयों का जो बोझ है उसको कम कर दिया जाए। अब इसके लिए प्री लिटिगेशन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन अरेंजमेंट होते हैं जो आमतौर पर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स में भी होते हैं।
और सिविल कोर्ट्स में तो आर्बिट्रेशन होता है और क्रिमिनल कोर्ट्स में प्ली बार्गेनिंग होता है। उसी तर्ज पर कंज्यूमर जो रिलेटेड मैटर्स हैं, इसमें जब एक शिकायत डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन के समक्ष दर्ज करवा दी जाती है, तो वो शिकायत पर जो चयन समिति है वह उस पर एक निर्णय लेगी कि अगर इस मामले को मध्यस्थ को यानी मीडिएटर को भेज दिया जाए। तो पहला स्टेप यही है कि उसे मीडिएटर के पास भेजा जाएगा, और अगर मीडिएटर उस मामले का जो हल है, उस विवाद का जो निपटारा है, वह आपसी समझौते के आधार पर दोनों पक्षकारों की सहमति से करवाने में सफल हो जाता है, तो यह बहुत बड़ा कार्य है। और इससे जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, उसकी जो एक बढ़ने वाला काम था, बोझ था, उसमें कमी होती है। तो पहले तो वह मीडिएशन में जाएगा, और अगर मीडिएशन से निपटारा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उस कार्यवाही का फिर संचालन प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार होगा। दोनों पक्षकारों को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, वो अपनी बात रखेंगे, और एविडेंस जो होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, स्टेट कमीशन में, नेशनल कमीशन में, वह एफिडेविट के माध्यम से यानी कि शपथ पत्र के माध्यम से होता है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है आयोग के सामने जी, तो उससे जुड़े कई लोग होते हैं, पक्षकार होते हैं जी, तो एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हो पाता, जानबूझकर, कोई भी कारण हो सकता है, तो उस स्थिति में क्या आयोग कोई अनुशासन के लिए सुविधा देता है या कोई इस तरह की कार्यवाही करता है कि उपस्थित हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले? बिल्कुल, इस बात के लिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, इनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत एथोराइज किया गया है, एम्पावर किया गया है कि यदि कोई पक्षकार मौजूद नहीं रहता है, दिए गई सूचना के बाद यह इंश्योर कर लिया गया है कि उसको नोटिस पहुंच गया है, और उसके बाद अगर एक तिथि पर मौजूद नहीं रहता है तो बड़ी शॉर्ट जो है, प्रैक्टिस में यह देखा गया है कि बड़ी शॉर्ट एक डेट डाली जाती है, और अगर वो फिर भी नहीं आता है तो फिर जो हमारा कमीशन है, जो आयोग है, यह अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते एक तरफा कार्यवाही भी कर सकता है। क्योंकि अगर ये देखा जाता है कि रिपीटेडली एक पार्टी प्रेजेंट ही नहीं हो रही है, और वो खास करके वह पार्टी है जिसके विरुद्ध शिकायत है। देखिए, अगर शिकायतकर्ता नहीं प्रेजेंट तो बात ही अलग है, वो अपनी शिकायत देके जा चुका है तो मामले का मेरिट पर फैसला कर दिया जाएगा जी। परंतु यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, अपोजिट पार्टी, विरोधी पक्ष जिसको हम बोलते हैं, अगर वह उपस्थित नहीं है तो फिर कमीशन को पूरी शक्ति प्राप्त है कि वह एक तरफा निर्णय दे सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो पहलू है उनकी जानकारी हमें मिल रही है। डॉक्टर साहब, आमतौर पर अदालतों में देखा जाता है किसी न किसी वजह से न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है, ये आम एक धारणा है। क्या ये, जैसे आपने बोला कि ये हमारा एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर हम बात करें, क्या इसमें इस तरह का प्रावधान है, सुविधा है कि न्याय के लिए एक समय सीमा निश्चित की गई है, जल्दी से जल्दी केसों का निपटारा हो जाए, इस तरह की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, इस एक्ट में यह अपने आप में एक अद्वितीय है, न केवल क्रांतिकारी बल्कि एक प्रगतिशील विधायन है, कानून है। इस एक्ट में एक निर्धारित समय सीमा रखी गई है, उस निर्धारित समय सीमा के निर्धारित जो समय अवधि है उसके अंदर अंदर ही डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एवं नेशनल कमीशन को उस शिकायत का, उस विवाद का निपटारा करना अनिवार्य है। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है इन आयोग में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद एक फैसला सुना दिया जाता है जी। तो इसमें हमें ये बताइए कि किस तरह का प्रावधान है सज़ा की? अगर हम बात करें, इसमें जुर्माना होता है, सज़ा होती है, या दोनों चीज़ें होती हैं? क्या सख्त कार्रवाई का एक प्रावधान भी रहता है? जी बिल्कुल, यह जो नया अधिनियम है इसमें जो हर्जाने का भी है, और इवन नुकसानी अगर हुई है तो उस नुकसान की भरपाई यानी क्षतिपूर्ति का भी, डैमेजेस का भी कोर्ट्स को पावर है। और अगर जो पार्टी है वह
अदालत यानी आयोग के निर्णय का अनुपालन करने में असफल रहती है तो ऐसी दशा में उसको सजा भी दी जा सकती है। तो इस मामले में यह एक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को पूर्णतः सशक्त करता है। जी डॉक्टर साहब, एक आम धारणा है या हम देखते भी हैं कि हमारी अदालतों में समय बहुत लगता है न्याय मिलने के लिए। तो क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करें तो इसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है जिसमें न्याय जल्दी मिले या कुछ समय सीमा तय की गई है कि इसी में न्याय दिया जाना चाहिए? जी, तो जिंदर जी, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसमें दो तरह की व्यवस्था है। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा गया है, उस प्रोडक्ट में कोई ऐसा दोष है जिसको प्रूव करना बिना लैब के रिपोर्ट के संभव नहीं है, तो इसलिए हम दो तरह के मामलों पर चर्चा करेंगे। एक तो वे मामले जिनमें लैब टेस्ट करवाया जाना जरूरी है, और एक अन्य मामले जिनमें लैब टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता के द्वारा ही यह साबित कर दिया जाता है कि जो उत्पाद है वह दोषपूर्ण है। तो अब आते हैं पहले उन मामलों की तरफ, उन शिकायतों की तरफ, उन विवादों की तरफ जिनमें लैब टेस्ट करवाना है। तो जब वह उत्पाद कमीशन के द्वारा शिकायत स्वीकार कर ली जाती है, तो उसके बाद कमीशन जो है उस उत्पाद को लैब में एनालिसिस के लिए भेजेगा, विश्लेषण के लिए यानी कि। तो वह विश्लेषण की रिपोर्ट आने पर वो फैसला करेगा। तो अब लैब्स में भी जो है काफ़ी मामले पेंडिंग रहते हैं, उसमें भी सीरीज लगता है, क्रम लगता है, क्रमवार ही वो रिपोर्ट, उसका जो टेस्ट है, उसका जो विश्लेषण है करके रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो बिना टेस्ट के वाले मामले हैं, शिकायतें हैं, उनमें तो है 3 माह। जिस दिन अपोजिट पार्टी को नोटिस रिसीव्ड होता है, उस दिन से लेकर 90 दिन के भीतर भीतर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसके द्वारा उस शिकायत का, उस विवाद का निपटारा कर देना अनिवार्य है। और यदि जो लैब वाले मामले हैं जिसमें जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसके विश्लेषण के लिए, उसकी जांच के लिए हमें उसको लैब में भिजवाना होगा, तो ऐसी परिस्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को उस पर समय सीमा तय की गई है वो 5 माह है। तो 5 महीने के अंदर वह निर्णय, वह आदेश, वह विवाद निपटा दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, सरल, सस्ता, सुगम व समय पर तुरंत, यही कहेंगे हम क्योंकि 90 दिन तो बहुत कम है, तुरंत उसको रिलीफ, फौरी रिलीफ उपलब्ध करवाए जाने का एक उद्देश्य जो है वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि देखते हैं कि शिकायतें होती हैं, उनके फैसले होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हर फैसला जो है वो किसी पक्षकार को अच्छा लगे। तो मेरा सवाल ये है कि कई मामलों में, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, कई मामलों में अगर ये पाया जाता है कि फैसला सही नहीं हुआ, तो इसके बाद किस तरह की प्रक्रिया है? क्या पक्षकार आगे जा सकता है? अदालतें, आयोग उसके लिए क्या व्यवस्था करती हैं? देखिए, इस मामले में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। कई बार हो सकता है कि जो आयोग में हमारे सदस्यगण बैठे हैं उनका किसी तथ्य की तरफ ध्यान ना गया हो, या अगर पक्षकार उस निर्णय से, उस आदेश से सहमत नहीं है या अपने आप को पीड़ित महसूस करता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं।
एक कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत ही रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकता है, यानी पुनरावलोकन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, स्टेट कमीशन को, नेशनल कमीशन को रिव्यू की पावर दी गई है, वो अपने ही आदेश का रिव्यू कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर रिव्यू की एप्लीकेशन का नहीं सहारा लिया गया तो उनके पास यह ऑप्शन है, यह विकल्प है पीड़ित पक्षकार के पास कि वह जो राज्य आयोग है उसमें जा सकता है, और अगर राज्य आयोग ने वो आदेश दिया था तो राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध वह राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। परंतु वहां सिर्फ एक ही अंतर है कि राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग में जाने के लिए जो लॉ है, जो लीगल प्रोविजन है, उसकी इंटरप्रिटेशन का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व होना चाहिए जी। तो ये दोनों विकल्प हैं। जी जी डॉक्टर साहब, तो आपने देखा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष किस तरह से शिकायत दर्ज की जाती है। क्या कंज्यूमर खुद शिकायत दर्ज करवा सकता है या कानूनी सलाहकार, वकील की जरूरत होती है, प्रोसेसिंग कैसे होती है, कौन से चरण होते हैं, ये तमाम बातों के बारे में चर्चा हो रही है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर हम बात करें तो इससे जुड़े और बहुत सारे पहलू बाकी हैं जिन पर चर्चा होनी अभी बाकी है। वो चर्चा हम आगे करेंगे, उन पर हम डॉक्टर साहब से जवाब भी लेंगे, मगर फिलहाल आपसे आज्ञा लेने का वक्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये पूरी चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। डॉक्टर तरुण अरोड़ा, आप स्टूडियो में आए, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। और इसी उम्मीद के साथ कि हम अगली बार नए पहलुओं के बारे में, नए डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, हम आपसे लेते हैं आज्ञा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।